नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भूगोल की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखने का प्रयास करेंगे कि भूगोल शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे लोग हुए, कौन कौन से ऐसे विचारधारक हुए जो अपने ज्ञान से, अपने दार्शनिक विचारों से भूगोल को एक बेहतर सब्जेक्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जियोग्राफी यानी भूगोल की बात कर रहे हैं हम। भूगोल, जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए, इसको यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, ठीक है, तो देखिए जियो, एक तो जियो बना, दूसरा ग्राफी बना। ठीक है, ये दो ग्रीक लैंग्वेज होता है। जियो एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्राफी जनरली ग्रेफो से आया है, ग्रेफो से ग्राफी हो गया है। ये ग्रेफो और जियो दो ग्रीक लैंग्वेज हैं, यूनानी शब्द हैं ये सब। ठीक है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी। यहाँ जियो का मतलब क्या बताया जा रहा है, पृथ्वी, और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन। तो इसको यदि हम संयुक्त रूप में देखें, इसको यदि हम जोड़ कर देखें, तो इसको यदि हम ऐड करें तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन, ऐसे कर सकते हैं ना। यानी जियोग्राफी के अंदर हमको पृथ्वी का वर्णन करने को मिलता है, पृथ्वी के डिटेल्स जानने को मिलता है। यदि हम भूगोल पर रिसर्च कर रहे हैं, भूगोल के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो हमको पृथ्वी का वर्णन करना होगा उसके अंदर। ये परिभाषा तब दिया गया था, ये उस समय बताया गया था जिस समय भूगोल का स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा था। इसमें यदि हम आपको बता दें तो ये जो दो वर्ड है, जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, तो इस वर्ड का उपयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज साहब ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया, इसलिए इनको जियोग्राफी का फादर भी बोला जाता है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज को ही बोला जाता है। यदि हम ये कहें तो देखिए, ये सिर्फ वर्ड का जो है इन्वेंशन के, यानी वर्ड सिर्फ बताएं, इसलिए इनको फादर बोला जाता है। ऐसा एक कारण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड बता दिया इसलिए इनको फादर बोल दिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का मतलब निर्माण किए। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें दिख रही है उसको कागज़ पर हूबहू मतलब दिखाना, यानी मैप का जो है स्टार्टिंग करना, मैप बनाना, मानचित्र का निर्माण करना, ये मैप के बारे में भी जानकारी इरेटोस्थनीज ने ही दिया था। कैसे मैप को हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम नेचर को समझ सकते हैं, नेचर को कैसे समझना है हमको, यानी प्रकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचर को कैसे समझना, बहुत सारी चीज़ें इरेटोस्थनीज ने बताया है, जिसकी वजह से, और एक तो ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति भी इन्होंने किया। तो इस हिसाब से इरेटोस्थनीज साहब को भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। कई सारे विद्वान जो हैं वो हिकेटियस को भी फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। हिकेटियस, कई सारे विद्वान हैं जिसमें जिन्होंने बताया कि नहीं, इरेटोस्थनीज को नहीं, हिकेटियस को हम मानेंगे कि वो जियोग्राफी का मतलब फादर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हिकेटियस इरेटोस्थनीज से पहले बताए थे। क्या बताए थे? देखिए, इन्होंने ना तो जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति किया, ना ही भूगोल शब्द का मतलब उत्पत्ति किया है। इन्होंने बस इतना बताया कि पूरा पृथ्वी जो है ये सागरों से घिरा हुआ है। ये यदि मान लेते हैं ये अर्थ है हमारा, तो इसके चारों बगल सागर है, सिर्फ महासागर है इसके चारों बगल। ऐसा इन्होंने बताया कि जो हमारा स्थल है,
इसको पृथ्वी नहीं कह सकते, यहाँ स्थल की बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो सागर आ ही रहा है ना, तो यहाँ पर स्थल की बात कर रहे हैं। तो जो भी स्थल है वो सारा स्थल सागरों से घिरा हुआ है, ये हिकेटिया साहब ने बताया। फिर इन्होंने 2 महाद्वीपों का ज्ञान भी दिए, जैसे एक तो यूरोप महाद्वीप का ज्ञान दिए, ठीक है, और एक एशिया महाद्वीप का। इन्होंने बताया भी कि 2 महाद्वीप है, 2 महाद्वीपों के बारे में भी इन्होंने बताया, यूरोप और एशिया के बारे में। तो इस हिसाब से, और ये बता कब रहे थे, ये बता रहे थे, बस खाली यही बताया इन्होंने, जो मेन प्रमुख बातें थी इनके द्वारा बताया गया वो यही था कि स्थल जो है, पृथ्वी के ऊपर जो स्थल है वो सागरों से घिरा हुआ है, दूसरा 2 महाद्वीप भी है। तो इसके आधार पर, और ये इरेटोस्थनीज से पहले बोले थे, इस हिसाब से कई सारे विद्वान इनको भी मानते हैं कि हिकेटियस फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। लेकिन फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज को ही अभी भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति भी इरेटोस्थनीज ने ही किया है, और भी कई सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक आधार पर लगभग बताने का प्रयास किए हैं वो इरेटोस्थनीज साहब ने ही किया है। इसलिए अभी मान्यता उन्हीं का है कि फादर ऑफ जियोग्राफी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जियोग्राफी शब्द का तो हम शाब्दिक अर्थ तो निकाल रहे हैं कि जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो कई सारे विद्वान ने ये कहा कि आप एक बात बताइए, जियोग्राफी पर हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कौन कर रहा है? पूरे जीव जगत में, पूरे जीव जंतु में रिसर्च करने वाला कौन है? मानव है। मानव ही इतना सोच रहा है ना कि जियोग्राफी क्या होगा, पृथ्वी का ये भाग कैसा है, पर्वत कैसा है, पठार कैसा है, मरुस्थल कैसा है, ये सारा चीज़ कौन बता रहा है? मानव बता रहा है। तो मानव को छोड़कर आप पृथ्वी का वर्णन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मानव एक बहुत बड़ा हिस्सा है पृथ्वी के ऊपर, इसलिए हम यदि पृथ्वी का वर्णन आप कर रहे हैं तो आपको पृथ्वी के साथ साथ मानव के निवास के रूप में भी वर्णन करना होगा। अब ये कैसे बताएं? देखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी हमेशा से ही मानव का घर है, आवास है। पृथ्वी क्या है? मानव का आवास है, हमेशा से ऐसा देखा जा रहा है, ठीक है। तो मानव का आवास है, तो देखिए, आवास का मतलब जनरली घर से यहाँ डिनोट कर रहे हैं हम, घर की बात कर रहे हैं, यानी मानव का घर है। वैसे तो सारा जीव जंतु का घर है, लेकिन मानव का घर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, कई सारे विद्वान बोले कि पृथ्वी मानव का आवास है, तो आपको पृथ्वी का वर्णन करना है तो मानव के निवास के रूप में वर्णन कीजिए, यानी मानव उस पर निवास कर रहा है, उसके हिसाब से वर्णन कीजिए। तब लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे समझे? यदि हम दूसरे शब्दों में आपको बताएं तो इनका कहने का मतलब यह है कि देखिए, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं, उसका तो आप वर्णन करेंगे ही, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है, प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई है पृथ्वी के ऊपर, उसका तो विवरण देंगे ही। साथ ही मानव के द्वारा भी जो भी चीज़ें बनाया गया है पृथ्वी के ऊपर, मानव के हस्तक्षेप से, यानी मानव उसमें अपना योगदान दे करके कई सारे स्थल का आकृति चेंज कर दिया है। अब कैसे हम कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये पहाड़ है हमारा, ये पर्वत है, तो ये पर्वत को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये लोहा का पर्वत है, ठीक है, या फिर मैग्नीज का या एल्युमिनियम का चट्टान है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने आर्थिक दृष्टि को देखते हुए, अपना ग्रोथ करने के लिए हम इसको तोड़ेंगे और तोड़ के इसका उपयोग करेंगे, अपने अनुसार उपयोग करेंगे। तो जब इसका तोड़ के उपयोग करेंगे तो इसका क्या होगा? आकार तो ऐसा हो जाएगा ना, इसका जो फिगर होगा वो पहले के जैसा नहीं रहा। तो मानव भी कई सारा मामला में, ये तो सिर्फ एक मामला है, कई सारे मामले में मानव भी प्रकृति के साथ, जो प्रकृति ने खुद बनाया है उसको बदलता रहता है, उसको चेंजिंग करते रहता है। तो ये जनरली क्या हो रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यदि भूगोल का डिफिनेशन हमको बताना है, यानी भूगोल के बारे में रिसर्च करना है, भूगोल को बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो हमको प्रकृति के द्वारा जो अंतरक्रिया होता है, प्रकृति जो काम करती है और मानव के द्वारा जो अंतरक्रिया है, मानव जो काम कर रही है उस पर, उन दोनों के हस्तक्षेप से जो प्रभाव उत्पन्न होता है पृथ्वी के ऊपर, वो चीज़ें डिस्कस करना होगा। आप या तो प्रकृति का पहले डिस्कस कीजिए, फिर मानव का कीजिए, और फिर दोनों का प्रभाव मिलाकर आप कीजिए। इस तरीके से आप भूगोल को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके से बताया गया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर बताएंगे। तब ये क्या एक वर्ड यहां पर आ गया, देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्र के अनुसार जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए, इनका कहना ये है कि आप जो है, आप खुद यहाँ पर देख सकते, अभी भी आप देख सकते हैं जो ठंड वाले इलाके होते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो कटिबंध है या जोन है, वो अलग होता है। इंडिया दूसरे अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। अब ये सब क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सारा चीज़, अक्षांश क्या होता है, क्लाइमेट, कटिबंध, ये क्या होता है, जोन, ये आगे हम क्लियर कर देंगे। वैसे आप इतना समझिए, आपको यदि एकदम इजी वे में समझाएं तो देखिए, हम लोग अभी यदि गर्मी का मौसम है या फिर ठंड का मौसम है, तो हम लोग, हमारे यहाँ ठंड का मौसम आ रहा है, फिर गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे चेंजिंग हो रहा है ना। गर्मी के मौसम में हम लोग कपड़े अलग अलग प्रकार के पहनते हैं, ठंड के मौसम में जैकेट डालेंगे, कोट डालेंगे, स्वेटर डालेंगे, तब जा कर के हम जो है अपना सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट ऐसा है ना, हमारे यहाँ जो रहन सहन है, हम लोग भोजन भी अलग अलग प्रकार के कर सकते हैं। गर्मी का भोजन अलग होगा हमारा, सर्दी का भोजन अलग होता है, बरसात में अलग भोजन करते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन यदि आप रसिया के पास देखें, यूरोप के पास देखें, या फिर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, या फिर ये कनाडा के पास देखें, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ लगभग हर साल जो है, मतलब लगभग सेम ही होता है भोजन। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ का अक्षांशीय रेखा वैसा है, वहाँ हमेशा ठंड का ही इलाका होता है, तो उनको जैकेट तो कभी नहीं खोल सकते वो, ठीक है, बस नहाने के टाइम खोले फिर जैकेट पहन लेंगे, समझ रहे हैं। जनरली वो शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में पड़ते हैं, शीतोष्ण वाला जोन होता है, जहाँ पर शीत और उष्ण का मात्रा हल्का होता है, ज़्यादा मात्रा शीत का होता है, यानी ठंड का मौसम होता है। ये कैसे होता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ये हम आगे क्लास में बता देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, तनाव एक ठोप नहीं लेना है आपको। लेकिन आप इतना समझिए, अब इंडिया के अंदर देखिए तो साउथ में जो लोग रहते हैं उन पर गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एरिया में देखिए, आप भी यदि जम्मू में जाइएगा अभी, या फिर श्रीनगर के पास या लद्दाख के पास, तो आपको जैकेट पहनना पड़ेगा, आपको वहाँ का भोजन वैसा करना होगा ताकि आपके शरीर को जो है वो क्षमता प्रदान हो सके, जो उस क्लाइमेट को सह सके, उसको झेल सके, समझे। तो ये सारा चीज़ क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नता ही तो है। हम कुछ और खा रहे हैं, अफ्रीका के आदमी कुछ और खा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के आदमी कुछ और खा रहे हैं, अर्जेंटीना का कुछ और खा रहा है। तो हर आदमी का भोजन, हर आदमी का व्यवस्था अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप क्षेत्रीय विभिन्नता हो गया ना, वो इस एरिया का आदमी कुछ और कर रहा है, उस एरिया का आदमी कुछ और कर रहा है। तो ये जो विभिन्नता है, ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, उसके आधार पर आप भूगोल को डिफाइन कीजिए। ये सारा चीज़ें बताया गया। फिर देखिए, कहने का मतलब ये है, पहले जनरली वर्णात्मक रूप से जो है, यानी वर्णात्मक, देखिए एक एक वर्ड आप समझते जाइए, क्योंकि देखिए वर्ड का यदि आपके पास ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छी तरीके से हो सकता है। देखिए जनरली शब्द ही तो होता है ना, शब्द ही सब चीज़ है। तो शब्द यदि आपके पास है किसी विषय का, तो उस विषय का जानकारी आपके पास होगा, क्योंकि आप शब्द को समझ रहे हैं,
ठीक है, तो आप विषय को समझिएगा। देखिए वर्णनात्मक और एक होता है विशेषणात्मक। विशेषणात्मक और वर्णनात्मक, ये क्या होता है? देखिए वर्णनात्मक मतलब कोई चीज़ हम देखें, यदि ये पेन देख रहे हैं तो इसका वर्णन कर दीजिए, ठीक है, ये पेन काला दिखता है, ऊपर वाइट है, ऐसे करके इसका वर्णन कर दिया, इसका डिटेल बता दिया बस, ठीक है। लेकिन विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? इसका विश्लेषण करेंगे, ये पेन कैसे बना, इसमें क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये कहाँ से बन कर आता है, ये जनरली विश्लेषण हुआ, इसका पूरा फुल डिटेल बता रहे हैं हम, समझ रहे हैं। तो ये वर्णनात्मक और विशेषणात्मक ऐसे हो रहा है। तो पहले जो डिफिनेशन बताए जाते थे भूगोल को लेकर वो वर्णनात्मक तरीके से बताए जाते थे, और अब फिर जो है वर्तमान में यदि आधुनिक समय में हम देखें तो उसका वर्णनात्मक के साथ साथ विश्लेषण किया गया। आज के हिसाब से यदि देखें तो विश्लेषण के साथ साथ भविष्य भी बताए जाते हैं, भूगोल के अंदर भविष्य भी दिखाया जा रहा है। आप कई बार देखे होंगे कि आज बारिश होने वाला है, आज का तूफान आने वाला है, आज हो सकता है ये होने वाला है, वो होने वाला है, कई सारी चीज़ें बताया जाता है, समझ रहे हैं। लगभग 80% सही हो जाता है, कई मामला में गलत भी हो जाता है। अब क्या करें, कोई भी चीज़ बताया जा रहा है तो उसमें गलतियां तो होंगे ही, ठीक है, कोई ना कोई त्रुटि तो होगा ही ना। तो हर चीज़ सही नहीं होता, ठीक है, आप चाहे कितने भी हो सके। देखिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं, कभी भी किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी आदमी को जज करना है कि सही है या फिर कोई सेंटेंस सही बोला गया है, कोई वाक्य जो बोला गया वो सही है कि गलत है, वो हर परिस्थिति में अलग अलग होता है। कोई शब्द का मतलब हर सिचुएशन में अलग होता है, तो सेंटेंस का मतलब ही अलग होगा। अब किसी आदमी का नेचर हमको देखना है तो कई परिस्थिति में उसका नेचर हमको अच्छा नहीं लगेगा और कई परिस्थिति में उसका नेचर बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए सारा मामला रेशियो का होता है, सारा मामला रेशियो का होता है, अनुपात का होता है। होता क्या है कि कुछ आदमी 80%, देखिए दो हम रेशियो बनाते हैं, एक बनाते हैं 80% का, जिसको आप बार बार कहते हैं, कई सारा आदमी कहता है कि नहीं वो अच्छा आदमी है, तो उसका 80% अच्छाई है और 20% उसके अंदर भी बुराई ही होगा। ये बात आप क्लियर रखिए, 20% उसके अंदर बुराई होगा। देखिए सारा चीज़ जो है रेशियो का मामला होता है। आप कितने अच्छे, देखिए आप भी कहीं ना कहीं मामला में आप भी बुरे हैं, किसी और के लिए आप भी बुरे हैं, ठीक है, और किसी और के लिए हम भी बुरे हैं, लेकिन कई सारे आदमी के लिए हम भी अच्छे हैं और कई सारे आदमी के लिए आप भी अच्छे हैं। तो ये जनरली रेशियो का मामला होता है, हम कितने अच्छे हैं। देखिए एक तो हम लोग बुरा होते ही हैं, बुरा के साथ साथ अच्छा भी होते हैं, ये सारा रेशियो का अंतर होता है। उसी तरीके से यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कोई सेंटेंस यदि बताया जा रहा है यानी भविष्य बताया गया तो कितना हद तक सही है। कई जगह पर बारिश होगा, कई जगह पर नहीं होता है, तो जहाँ नहीं हुआ वहाँ के लोग कहेंगे कि ये तो झूठ बोल दिया, और जहाँ पर बारिश हो गया वहाँ के लोग कहेंगे कि नहीं साइंस सही बता रहा है, आज बारिश हुआ। तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जियोग्राफी का इस तरीके से डिफिनेशन दिया गया, ऐसे डिफाइन किया गया, ठीक है। इसमें 3 सेक्टर होते हैं, इसका 3 वर्ड यदि हम आपको और बता दें तो एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, यानी उसके बारे में जानना, उस पर रिसर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के मामले में क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन होता है। ये जनरली फैक्चुअल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरली रेलवे, एसएससी या फिर कई बार तो वीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन किस सेक्टर में किया जाता है, और वहाँ पर ढेर सारा बताएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी या फिर एपिकल्चर या फिर सिस्मोलॉजी या जियोलॉजी, किस में होगा, तो आपको बस टिक करना है, बस जियोलॉजी में होता है। इस तरीके से ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बस जियोलॉजी का मतलब ये होता है कि उसमें हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है जियोमेट्रिया।
जियोमेट्रिया। देखिए जियो का मतलब जनरली पृथ्वी होता है, अभी हमने बताया ये ग्रीक लैंग्वेज है, जियो का मतलब पृथ्वी है। तो पृथ्वी का क्या होगा, मेट्रिया, यानी मेजरमेंट की बात किया जा रहा है, मापने का बात किया जा रहा है, तो पृथ्वी का मापन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जियोमेट्रिया का मतलब क्या हो गया कि ये पृथ्वी का मापन करेगा, उसको मापेगा। अब किस तरीके से मापेगा पृथ्वी को, उसका डायमीटर कितना है, उसके अंदर का ये एरिया कितना है, वो एरिया कितना है, उसका रेडियस कितना होगा, ये सारा चीज़ मापता है। और क्या होगा, जियोमेट्रिया से जियोमेट्री आप पढ़े होंगे शायद, मैथ्स में तो पढ़ना ही है ना। जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे बना है, ये नाप ही रहे हैं ना, इसका हाइट कितना है, ये कर्ण कितना है, या फिर हाइपोटेनस जिसको हम कह रहे हैं, या फिर बेस कितना है, फिर इस पर हम रिसर्च करते हैं, या फिर रेक्टेंगल के हिसाब से देखें, स्क्वायर के हिसाब से देखें, जो भी चीज़ें हैं, या फिर हम किसी गोला को समझें, ये सारा चीज़ क्या है, जियोमेट्री ही तो है ना ये सब। उसी से पृथ्वी का मापन उसी तरीके से होता है जियोमेट्री के अंदर। ठीक है, एक और वर्ड यदि हम आपको बता दें तो इसी में होता है जियोआइड्स। जियोआइड्स इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का, जियो का मतलब तो पृथ्वी ही होगा, तो पृथ्वी के अनुरूप एक और, पृथ्वी के अनुरूप ऐसे कह सकते हैं, अनुरूप यानी पृथ्वी के जैसा ही एक और रूप वाला, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सर्कल है तो इसी के जैसा ये है। तो इसको, हालांकि यहाँ पर जियोआइड्स तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सर्कल बन गया है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, गोला है, वो गोला है, स्फेयर है, सर्कल नहीं है, वो वृत्त नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब तीन वर्ड था जो आपको समझना था, कई सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, और वैसे भी आपको जानना भी ज़रूरी है, तो लगभग क्लियर हो गया होगा ये सारा वर्ड। अब देखिए, हमने ये बताया कि कितने सारे वैज्ञानिक हैं, उसमें कई सारे वैज्ञानिक ऐसे से बात बोले, कई सारे विद्वान ऐसे से बात बोले कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करो, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर करो, अंतर क्रियाओं के आधार पर, मानव प्रकृति के बीच जो अंतर क्रिया होता है, जो अंतर संबंध होता है काम करने से, उसके आधार पर भूगोल का जो है डिफिनेशन आप बताओ। तो ये सारा तो मैटर चल ही रहा था प्राचीन काल में। फिर धीरे धीरे आए और आगे तो एक हुए जिनको हम कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखिए, ये जनरली ये जो मतलब विद्वान हुए, ये इन्होंने बताया कि देखिए जियोग्राफी को, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि इनको आधुनिक भूगोल का आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का यानी मॉडर्न जियोग्राफी का फादर इनको बोला जाता है, हम्बोल्ट साहब को। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 19वीं शताब्दी में इन्होंने कई सारे चीज़ें बताई। जैसे देखिए, इनके साथ साथ एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था कार्ल रिटर साहब। इन दोनों का यदि हम कहें तो अतुलनीय योगदान रहा है भूगोल को एक व्यवस्थित विषय बनाने में, व्यवस्थित सब्जेक्ट बनाने में। क्योंकि देखिए, इन्होंने वैज्ञानिक और यहाँ पर कह सकते हैं दार्शनिक आधार पर, वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर इन्होंने जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक भूगोल को अच्छा सब्जेक्ट बना दिया। हर चीज़ जो भी इन्होंने पृथ्वी के ऊपर रिसर्च किया, जो भी विवरण दिया, उसका एक वैज्ञानिक आधार बताया, उसको प्रूफ करके बताया, उसको दार्शनिक आधार भी दिया उन्होंने। दार्शनिक आधार जनरली दर्शन करने का बात है, ये जनरली दर्शन से रिलेटेड होता है, और वैज्ञानिक आधार सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित ज्ञान से मतलब है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ने इसको
एक वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर एक सजावट के रूप में भूगोल विषय को पेश करने का प्रयास किया। इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का जनक भी बोला जाता है। ये लगभग 19वीं शताब्दी में इन्होंने ऐसा किया था। यदि हम कई सारे और विद्वान को हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, यहाँ पर हम भूगोल की परिभाषा जो लगभग सटीक माना जाता है वैसे हम आपको बताते हैं। देखिए, एक हुए स्ट्रैबो साहब। स्ट्रैबो साहब ने बताया, भूगोल का परिभाषा दिया। इन्होंने बताया कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर, यानी ऐसे कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है, जो भी वस्तुएं, चाहे वो वनस्पति हो, जीव जंतु हो, या फिर सागर हो, स्थल हो, जो भी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है और जो पृथ्वी के बाहर दिखाई देती है, जिसको हम आकाशीय पिंड कहते हैं, आकाश में जो चीज़ें दिखाई देती है, उसके बारे में विवरण देना, वर्णन करना, वो भूगोल होता है। यानी भूगोल विषय के अंदर पृथ्वी के ऊपर जितने भी वस्तुएं हमको दिखते हैं, पृथ्वी के बाहर जितने वस्तुएं दिखते हैं, जिसको आकाशीय पिंड कहते हैं, उन सारे वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना ही भूगोल का मेन उद्देश्य होता है। ये स्ट्रैबो साहब ने बताया और ये लगभग सटीक परिभाषा दिए हैं, बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। क्योंकि आजकल भूगोल के अंदर हम लोग ब्रह्मांड की भी चर्चा करते हैं, सौरमंडल का भी चर्चा करते हैं, ग्रह का, तारा का, क्षुद्र ग्रह का, सब चीज़ों का चर्चा करते हैं, सब पर रिसर्च करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ये, और पृथ्वी के ऊपर तो सारा रिसर्च हो ही रहा है। तो ये लगभग सटीक आंसर जो है, परिभाषा या डिफिनेशन हम कहें तो ये सटीक डिफिनेशन यहाँ पर देने का प्रयास किए हैं स्ट्रैबो साहब। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है जियोग्राफिका। कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जियोग्राफिका किसकी रचना है। ये एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है, जियोग्राफिका किसकी रचना है, तो आंसर स्ट्रैबो साहब। ठीक है, एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने परिभाषा दिया जिसका नाम है टोलेमी। ठीक है, टोलेमी साहब ने क्या परिभाषा दिया। देखिए, इनका अजीब सा मतलब व्यवस्था है, ये जनरली आध्यात्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी, यानी छोड़िए दूसरे तरीके से समझाते हैं। इन्होंने बताया, टोलेमी साहब ने, कि भूगोल जनरली ऐसा चमकता हुआ विज्ञान है, ऐसा चमकीला विज्ञान है, ऐसा आभामय विज्ञान है जिसको हम यदि पढ़ते हैं तो हमको ये एहसास होता है कि हम स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी को देख रहे हैं। समझ आ रहा बात? इनका कहना ये है कि भूगोल यदि जब हम पढ़ते हैं, जब हम खोलते हैं भूगोल को पढ़ने के लिए, या भूगोल पर हम रिसर्च करके उस पर जो भी चीज़ें लिखा जाता है, तो उस समय हमको ये एहसास होता है कि हम स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी की झलक को देख रहे हैं, यानी पृथ्वी के पूरे नज़ारे को देख रहे हैं। इनका कहना ये था। यानी, और इनकी भाषा में यदि हम कहें तो इन्होंने बताया कि भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोलेमी साहब ने बताया। फिर एक और यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ देखते हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम रिचर्ड हार्टशोर्न। इन्होंने बताया, देखिए रिचर्ड हार्टशोर्न जो है, इन्होंने बताया कि देखो, भूगोल का जो परिभाषा है वो क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर ही होना चाहिए। ये जो हमने बताया था ना, क्षेत्रीय विभिन्नता, हमारे यहाँ कुछ और है, उसके यहाँ कुछ और है, उसके यहाँ कुछ और है, सब अलग अलग व्यवस्था से अलग अलग तरीके से रह रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक कंडीशन है। तो इन्होंने बताया कि भूगोल का सबसे मेन परिभाषा वही होगा, क्षेत्रीय विभिन्नता वाला, प्रादेशिक विभिन्नता वाला। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे सटीक, यदि मैं अपना बात करूं तो सबसे सटीक जो हमारा
परिभाषा लगा वो स्ट्रैबो साहब का था। स्ट्रैबो साहब ने सबसे सटीक जवाब दिया। ठीक है, इनका डिफिनेशन सटीक है। तो ये सारा जो है, अब देखिए यदि हम अलेक्जेंडर हमबोल्ट की यदि एक रचना की बात करें तो इन्होंने कॉस्मोस नाम का एक प्रसिद्ध रचना, इनका एक बुक का नाम है कॉस्मोस। ये एक प्रसिद्ध रचना है अलेक्जेंडर हमबोल्ट का। इसमें इन्होंने बताया, देखिए समताप रेखा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, देखिए समताप रेखा, जिसको अंग्रेजी में आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म, समताप रेखा को पहली बार मैप पर यानी मानचित्र के ऊपर दिखाने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट साहब ही हैं। ठीक है, ये समताप रेखा क्या होता है? देखिए ताप से जनरली टेम्परेचर से मतलब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम मतलब यहाँ बराबर यानी समान है, एक जैसा है, और ताप यानी टेम्परेचर, यानी पृथ्वी के एक एरिया बना है। उस एरिया में इन्होंने बताया कि इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो एक समान है। अब इसको कैसे समझें? तो देखिए इनका कहने का मतलब यह है कि यदि मान लेते हैं ये पृथ्वी का ये लेयर है, ठीक है, ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये पूरा क्या है, अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी है और इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर ही रहते हैं ना हम लोग, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये पूरा पृथ्वी है। ये जनरली ऐसे होता है, गोल होता है पूरा, हालांकि पूरा गोल भी नहीं है पृथ्वी तो पूरा गोल भी नहीं है, वैसे आगे आने वाले क्लास में हम बताएंगे। देखिए तो पृथ्वी जो है ये इस तरीके से है, ठीक है, इस पर हम लोग रहते हैं ऐसे। तो समताप रेखा कैसे डिनोट करेंगे? तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 500 मीटर की हाइट पर ऊपर गए, 500 मीटर का हाइट यानी हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर ऊपर हम गए हाइट ऊपर की ओर यहाँ से धरती से। तो यहाँ मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, कितना टेम्परेचर है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम ऊपर की ओर गए, कहाँ तक? 500 मीटर हाइट तक। तो इन्होंने बताया कि ये जो एक लाइन बना दिए, ये क्या बना दिए? एक लाइन बना दिए, और इन्होंने बताया कि इस लाइन पर 500 मीटर के हाइट पर जो रेखा एक बनाए हैं, इस रेखा में इन्होंने बताया कि हर जगह हर 500 मीटर पर ही सेम टेम्परेचर रहेगा। ये बताया किसने? समताप रेखा में अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट साहब ने। ठीक है, फिर अगर और ऊपर हम जाते हैं, मान लेते हैं 1 किलोमीटर के हाइट पर गए, यानी 1000 मीटर पर 1 किलोमीटर हाइट पर गए, तो इन्होंने बताया कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है पूरा लाइन में। तो इस तरीके से समताप रेखा इन्होंने बताया कि इस इतना 1 किलोमीटर हाइट पर जाते हैं तो इतना डिग्री टेम्परेचर हमको महसूस होता है। ये समताप रेखा यही होता है, आइसोथर्म इसी को कहते हैं। ठीक है, तो जनरली हर जगह टेम्परेचर समान है, उसी को बोल रहा है समताप रेखा। तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट साहब को लगभग आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए तो जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति या फिर इसका जो मतलब इस जियोग्राफी यानी भूगोल का डिफिनेशन के बारे में बात करें, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हुआ है, कैसे प्राचीन में किस तरीके से लोग डिफाइन कर रहे थे। कोई आधार नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं बन रहा था, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी तक आते आते जो है, अब देखिए यदि हम टाइम फ्रेम से आपको समझा दें इसका विकास कैसे हुआ है तो आपको शायद क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहला यदि हम 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं सदी में, देखिए 18वीं सदी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं सदी या 20वीं शताब्दी जनरली सेम है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं। यदि हम 18वीं सदी बोल रहे हैं, ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1700 से स्टार्ट हो रहा है और 1800 के बीच में है। जो टाइम है 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 ऐसे करके 1800 तक, 1700 से लेकर 1800 के बीच वाले इलाके को हम कहते हैं 18वीं सदी।
ठीक है, हालांकि यहाँ इलाका नहीं होगा, ये जनरली टाइम फ्रेम है, समय का जो है यहाँ पर बता रहा है। देखिए, और 19वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, 19वीं शताब्दी, तो इसमें क्या होगा, 1800 से स्टार्ट होगा और 1800 से स्टार्ट होगा और 1900 के बीच में यहाँ पर हमको जो भी टाइम नज़र आता है वो सब 19वीं शताब्दी के अंदर होता है। यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में क्या होगा, 1900 से लेकर ये 2000 तक, यानी 2000 तक, 2000 का मतलब क्या हुआ, 2000, तो 1900 से लेकर 2000 तक के बीच के समय को 20वीं शताब्दी कह रहे हैं हम, ठीक है। और 21वीं शताब्दी की बात करें तो 21वीं शताब्दी क्या होगा, 2000 से लेकर 2100 के बीच में, ठीक है, यानी 2000 से लेकर 2100 के बीच में जो समय है उसको हम कह रहे हैं 21वीं शताब्दी। तो हम लोग किस शताब्दी में अभी जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं ना। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, देखिए 18वीं सदी में लगभग 18वीं सदी, देखिए यहाँ पर 3 सदी का नाम बताते हैं आपको, एक तो 18वीं सदी, दूसरा 19वीं सदी और तीसरा 20वीं सदी, और फिर वर्तमान जनरली मान सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, और जो हमारा आधुनिक होता है, ठीक है, या फिर आप छोड़िए, आधुनिक यही है जनरली, यहीं से स्टार्टिंग होता है। अब देखिए, यदि हम इस टाइम फ्रेम के अनुसार समझें तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि 18वीं सदी में लगभग यूरोप से लोग भारत की तरफ आने लगे थे, या फिर यूरोप से लोग जाने लगे थे कहाँ, अमेरिका की तरफ। तभी तो कोलंबस साहब ने अमेरिका को खोज किया। खोज क्या, वो पहले से गायब थोड़ी था, अपने चल गए और फिर बता दिए कि हाँ हमने खोज कर दिया एक द्वीप का। ये बता रहे थे अपने यहाँ के लोगों को, जिसको अब उन्होंने किताब में लिख दिया, तो अब उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और वास्को डी गामा साहब भारत पहुँच गए, तो भारत पहले से नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत का खोज कर दिए हम। समझ रहे हैं। तो देखिए, खोजा किसको जाता है, जो पहले से गायब हो चुका है, भुला गया है, उसको खोज लिए हम। तो देखिए, या फिर जिसके बारे में किसी को नहीं पता, हमने पहले से ही बता दिया, देखो हमने इस चीज़ का खोज किया है। लेकिन भारत तो पहले से ही था ना, और ये वास्को डी गामा साहब आए और आकर के बता रहे हैं, बुक में छपवा दिए जो भी चीज़ें हैं। देखिए 18वीं सदी में, अब देखिए यहाँ पर है भारत, ये भारत है, ठीक है। अब इस इलाके में ये पूरा समुद्री इलाका है, यहाँ पर ये अफ्रीका महादेश है, और फिर यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप, ये महादेश है यूरोप महादेश, और यहाँ उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका ऐसे है। और ये पूरा इलाका क्या है, ये एशिया महादेश के अंदर आ रहा है, भारत भी एशिया महादेश के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो जो भी महादेश है, और अंटार्कटिका महादेश के बात करें तो ये यहाँ है, लगभग 66 डिग्री के अक्षांश पर नीचे की ओर, 66.5। ये सारा चीज़ वैसे आपको हम बताएंगे, अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। तो देखिए, अब यूरोप से जो भी आदमी, देखिए हुआ क्या था, लगभग यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा था। ये इलाका में मुस्लिम का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा था, और ईसाइयों का भी जनसंख्या था इस इलाके में। यूरोप में तो ज़्यादातर ईसाई भी थे और इसमें मुस्लिम भी थे, और यहाँ भी ईसाई मुस्लिम इस इलाके में भी थे। तो यहाँ हुआ क्या, धर्म युद्ध हो गया ईसाई और इस्लाम को लेकर के। अब युद्ध हुआ तो इस्लाम लोग क्या कर दिए, ये मार्ग ब्लॉक कर दिए। अब ये मार्ग यानी रास्ता ब्लॉक कर दिए। क्यों ब्लॉक किए, क्योंकि भारत और चाइना के पास रेशम का उत्पादन होता था, और जिससे ये लोग रेशम का कपड़ा पहनना ये लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। रोम के लोग, इटली में जो यूरोप महादेश में के अंदर है, लगभग पूरा यूरोप रेशम कि कपड़े को ज़्यादा पसंद करते थे, उसका पहनना, उसका व्यापार ज़्यादा होता था। और भी चीज़ें, जैसे यहाँ पर जो मसाला उत्पन्न होता था इस एरिया में, भारत और चाइना के पास, तो जो उस मसाले में, यानी उस मसाला का जो क्वालिटी था वो बहुत ही बेहतर था, जिसका डिमांड इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा था। ये बहुत ज़्यादा उसको चाहते थे। अब इसके पीछे भी एक कारण है, ये जनरली मछली को जो है बचा के रखने के लिए, वैसे इतिहास का ये सब चीज़ है, हम उतना नहीं डीपली घुसेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा टाइम, ठीक है।
तो ये जो है, अब ये लोग मसाले का डिमांड कर रहे हैं, रेशम का डिमांड कर रहे हैं, तो इस रास्ते से होकर के जाता था, यहाँ से सामान गया और यहाँ पर पहुँच जाता था। अब धर्म युद्ध हुआ तो क्या हुआ, ये रास्ता ब्लॉक हो गया। अब ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो ये लोग अब कहाँ जाएं, ये कैसे, इनको तो चाहिए, कैसे लेंगे? तो इन्होंने समुद्र का रास्ता चुना। ये जो भी स्पेस आपको खाली दिख रहा है ना, ये सब समुद्र है। तो समुद्र के अंदर आया और फिर इस तरीके से अफ्रीका से ऐसे कनेक्शन लेते हुए और फिर ऐसे करके यहाँ भारत में पहुँच गए, वास्को डी गामा। फिर इधर से एक आदमी ऐसे निकले और यहाँ पर पहुँच गए अमेरिका के पास, कोलंबो साहब। जनरली ये नज़दीक था तो यहाँ जल्दी पहुँचे 1498 में, और यहाँ पर 1442 में पहुँचे हैं ना शायद, और 1498 लग गया इनको पहुँचने में, यहाँ पर भारत में पहुँचने में। अब आप खुद समझिए, जब ये लोग आ रहे होंगे तो कई सारी घटनाएं इनको देखने को मिला होगा कि बहुत ज़्यादा दूर भी तो है। अब दूर है, ऊपर से पता नहीं है आगे क्या है, तो हर कंडीशन को देखना, समझना, उसको फॉलो करना, फिर उसमें कई सारा आदमी मर भी गए होंगे। ठीक है, इस खोज में कई सारे आदमी मर गए होंगे। ये जनरली बिजनेस करने के लिए व्यापार का मार्ग खोज रहे थे, कैसे पहुंचे हम यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये भी खोज में निकले थे, इधर ही आने के लिए, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका में। ये निकले थे इधर आने के लिए, ये यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनको अब बार बार यहाँ जाना होगा ना, इनको अब यहाँ पर बार बार जाना होगा। तो बार बार जाना होगा, तो इसके लिए अब हम एक ही रास्ता पर बार बार हमको जाना है। एक रास्ता हमने खोज लिया तो उस रास्ते के बारे में हम अब जानकारी लेंगे ना, कि उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है, ताकि हमारा जो भी सामान हो वो बर्बाद ना हो, हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। ये सारा मामला क्या है, पैसा का है। इन लोगों को ग्रोथ चाहिए था, आर्थिक हेल्प चाहिए था, आर्थिक चीज़ें। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से जो चीज़ सामान बनाएंगे वो यहाँ ला करके बेच देंगे। 10 रुपये बनाए 50 में बेचेंगे। यहाँ पर जो सामान खरीदे, यहाँ से खरीदे 10 रुपये में, यहाँ ले जा करके अपने जगह 50 में बेचेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना, अपना भी ग्रोथ कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके से अब देखिए, अब ये मार्ग पर जब ये जा रहे हैं तो इनको अब उस मार्ग के बारे में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी बातें मिली, वो सब अब इन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको बताना स्टार्ट किया। तो ये सारा जो मार्ग में कठिनाइयाँ आया, जो जंगल, जो पहाड़, जो सागर का जो मतलब सागरीय तरंग, ये सारा चीज़ें जो भी चीज़ें इन्होंने देखा, वो जो भी चीज़ें समझा, उसकी वजह से कई सारे लोगों का जान गया, वो सारा चीज़ इन्होंने बताया, उन्होंने लिखा, ताकि आगे आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो इसको मतलब झेल पाएँ, वो इससे बच पाएँ। अब इसके लिए इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी में ये सारा काम हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, 18वीं सदी में लगभग लिखना स्टार्ट हुआ था। वैसे ये लोग स्टार्टिंग कब किए, 1498 लगभग 15वीं शताब्दी में, लेकिन ये सब मतलब स्टार्टिंग हुआ। ये इसका मेन जड़ कहाँ था, मेन जड़ कहाँ था, धर्म युद्ध। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। ये जनरली देखिए, हिस्ट्री में नहीं घुसना है, ठीक है, एक बैलेंस बना कर रखना है। हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी में हैं, तो बस ज्योग्राफी को आप समझिए। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में जो भी चीज़ें अनुभव किया यूरोप वालों ने, वो सारा चीज़ लिखना स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया। ठीक है, और उसको समझना, बताना, लिखना, ये सब काम स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी को लेकर के। तो अब जो है, अब देखिए 19वीं शताब्दी तक आते आते अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर साहब एक बेहतर योगदान दिए। उसको जो भी चीज़ें महसूस किए इन लोग, उनको जो मतलब जो भी चीज़ें इन लोगों ने महसूस किया, उसको क्या किए, एक वैज्ञानिक आधार पर, एक साइंटिफिक तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। और फिर 20वीं शताब्दी तक आते आते भूगोल को 2 भागों में देखा जाने लगा, एक मानव और दूसरा कह सकते हैं पर्यावरण या फिर प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है, मानव और प्रकृति, पर्यावरण को भी अलग करके इन लोगों ने देखने जाने लगा। ठीक है, जनरली प्रकृति से ही मतलब है ना पर्यावरण। तो मानव और पर्यावरण को अलग एक मतलब
समझा जाने लगा कि मानव किस तरीके से उसको क्षति पहुंचाता है, मानव किस तरीके से उसमें बदलाव करता है, प्रकृति के जो भी चीज़ें, जो भी स्थल का रूप बना हुआ है, जो भी आकृति है पृथ्वी के ऊपर, उसको कैसे चेंजिंग करता है, कैसे बदलता है, मानव कैसे बदलता है, प्रकृति कैसे बदल रही है, इन सारे चीज़ों को अब समझना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये भूगोल एक बेहतर विषय के रूप में उभर कर आ गया। ठीक है, तो ये सारा टाइम फ्रेम है, इस तरीके से भूगोल का विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है भूगोल का। इसमें एक दो व्यक्ति का और यदि हम नाम बताएं, एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस साहब, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मानव पर जो है, मानव पर भौतिक, यानी ये कह सकते हैं, देखिए इन्होंने जनरली ये समझिए, इन्होंने बताया कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ये जनरली देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता से हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो हम लोग अभी मतलब स्वेटर या फिर जैकेट नहीं पहनते हैं, लेकिन कनाडा के इलाके में या फिर रसिया के इलाका में टेम्परेचर लो है, वहाँ पर तापमान कम है, तो वहाँ पर तो आदमी इस तरीके से जी रहा है, जैकेट वगैरह सब पहन के। उसका भोजन, खान पान, रहन सहन सब चीज़ बदल जाएगा। ठीक है, सब्जी खेती, जो भी चीज़ें, अन्न का खेती, सब्जी का खेती, फल का खेती, सब चेंजिंग हो जाता है। सेब ज़्यादातर ठंडे इलाके में होते हैं। ठीक है, सेब, अखरोट, ये सारा चीज़ क्या है, ठंडे इलाके में ज़्यादातर होते हैं। तो इस हिसाब से हम ये बताना चाह रहे हैं कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब जनरली क्षेत्रीय विभिन्नता से जो हमने समझा था वही बात ये कह रहे हैं। एक और हुए अरस्तु साहब। देखिए जनरली ये लोग, देखिए पहले ज्योग्राफर नहीं होते थे, पहले भूगोलवेत्ता नहीं थे। जो भी चीज़ें, देखिए ये जनरली मतलब चिकित्सा के ये ज्ञाता हैं, चिकित्सक हैं ये। ठीक है, हिप्पोक्रेटस चिकित्सक है, वैज्ञानिक है ये बायोलॉजी का। लेकिन आप खुद समझिए, ये बायोलॉजी का यानी चिकित्सक है ये, और ये ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारा मानव पर रोग अलग अलग तरीके का हो जाता है, बीमारी अलग अलग तरीके का हो रहा है। तो इन्होंने जब रिसर्च किया तो इनको पता चला कि यहाँ, यानी मान लेते पृथ्वी में ये एरिया है, तो इस एरिया का आदमी का रोग अलग है, इस एरिया का आदमी का रोग अलग है। यदि वो रोग एक भी होता है, यदि मान लेते हैं इस एरिया के आदमी को भी कैंसर हुआ, इस एरिया के आदमी को भी कैंसर हुआ, तो दोनों का असर अलग अलग होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पर्यावरण दोनों का अलग अलग है, दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, सबका अलग अलग है। तो इसका प्रभाव भी, रोग सेम है और प्रभाव भी अलग अलग हो रहा है। कई मामला में तो रोग भी अलग अलग हो जाता है और प्रभाव एक ही दिखता है, वैसा भी होता है। तो ये पर्यावरण का जो है प्रभाव मानव के ऊपर, ये बताने का प्रयास किए हैं हिप्पोक्रेटस साहब। ठीक है, और अरस्तु जनरली देखिए ये एक दार्शनिक हैं। ठीक है, ये क्या है, एक दार्शनिक है, फिलोसफर है ये। लेकिन इन्होंने बताया कि राज्य का गठन जो है, राज्य का गठन ये भी एक, मतलब ये कह सकते हैं कि राज्य का गठन भी भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब ये कैसे कह रहे हैं? देखिए राज्य का गठन भौतिक कारक पर निर्भर करता है, ये इन्होंने बताया। भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, ये इन्होंने बताया है। अपना इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जनरली राजनीति शास्त्र, मतलब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता भी है ये। ठीक है, ये दर्शन शास्त्र के, देखिए अरस्तु के बारे में तो ऐसा ख्याति है, इनके बारे में बताया जाता है कि मतलब जो भी विषय जो पढ़ा जा सकता है उसे इन्होंने पढ़ा है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट जो पढ़ने लायक है, जो इसको पढ़ा जा सकता है, इन्होंने उसे पढ़ा है। इनका कई सारा तो बुक है, इन्होंने लगभग 1000 से ऊपर तो किताब लिख दिए हैं। अब पता नहीं इनके पास जितना क्या, बहुत ही गजब के इंसान है। लेकिन इनका भी नाम है
यूरोप में अच्छा खासा नाम है इनका, और ये महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। ये लोग अरस्तु हैं, प्लेटो साहब हैं, सुकरात है, फिर ये सारे हैं। अब देखिए, तो इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स में, इनका जो बुक है पॉलिटिक्स में, इन्होंने बताया कि राज्य का गठन भी भौतिक कारकों के कारण हुआ है, भौतिक कारकों के कारण। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इनका कहना ये है ना कि देखिए, जनरली यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है। कैसे, तो देखिए, पृथ्वी पर हर जगह पर, आप ध्यान से समझिए, ये एक जगह है, ये एक जगह है, ठीक है, 3 जगह हम बनाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर हर जगह पर अलग अलग कंडीशन होगा, अलग अलग पर्यावरण होगा, अलग अलग जलवायु होगा वहाँ का, ठीक है। तो अलग अलग जलवायु है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग परिस्थिति है वहाँ पर। नदी अलग अलग है, यहाँ पर हो सकता है नदी बहुत ही मीठे जल का हो, यहाँ पर खारे जल का हो, यहाँ पर जल ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिस जगह पर जल अच्छा हो रहा है, जिस जगह पर खाने का व्यवस्था अच्छा है, सब्जी उगाते हैं अच्छा उगता है, फल अच्छा उगता है, उस जगह का खेती मतलब अच्छा हो रहा है, वहाँ जल का कमी नहीं है, ठीक है, और वो एरिया अच्छा खासा है, तो वो एरिया हम चाहेंगे कि वो हमारा हो जाए। अब वो एरिया हमारा हो गया तो हमारे जो भी रिलेटिव है, जो भी मतलब रिश्तेदार हैं, जैसे कि हमारे मतलब चाचा, मामा, फूफा, फुआ, जो भी चीज़ें हैं, या फिर बेटा, बेटी, पोता, पोती, जो भी हैं, वो सब हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहें। तो हम धीरे धीरे फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, ऐसे करके होगा पूरा एरिया। तो हम चाहेंगे, ये काम करते हैं, इसको एक राज्य बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम राज्य बना देंगे तो पूरा लोग मिल कर रहेगा, और मिल कर रहेगा तो इस एरिया के अंदर इस एरिया का आदमी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए, आना तो चाहेगा, क्योंकि इसके पास वैसा मीठा जल नहीं है, वैसा भूमि नहीं है, तो ये चाहेगा कि हम भी यहीं पर आकर के बस जाते हैं ताकि हमारा जो है एक अच्छा जीवन व्यतीत तो हो सके। लेकिन यहाँ का आदमी कह रहा है कि नहीं, हम आने नहीं देंगे, यहाँ आ जाएगा तो फिर सारा संसाधन नष्ट कर देगा, खा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, हमारे लिए फिर क्या बचेगा, हमारे रिलेटिव के लिए क्या बचेगा। तो इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी के मामला में एक राज्य का गठन किया और बोला कि ये एरिया, इतने दूर का एरिया, ये हमारा है, और इसका एक नाम दे दिया, ठीक है, और इसका एक नाम दिया और बोला कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर दूसरा कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे एरिया के अंदर नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसका सपोर्ट कौन करेगा? ये बोला कि हाँ ठीक ही तो बोल रहा है ना, अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा, तुम क्यों जा रहा है, तुम हिम्मत जाओ। तो इस तरीके से राज्य का गठन हुआ है। राज्य का गठन जनरली सुरक्षा से मतलब है, ये भी इच्छा से ही मतलब उत्पन्न हुआ है। हमारा इच्छा था हम हमारा एरिया कोई ना कवर कर पाए, अभी भी देखिए आप, हमारा ज़मीन है, हम चाहते हैं कि दूसरा कोई ना ले, समझ रहे हैं। अब दूसरा कोई ना ले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हम उसको क्यों देंगे? ऐसा तो बना हुआ है ना मेंटेलिटी। तो ये तरीका ये बता रहे हैं अरस्तु साहब कि राज्य का गठन भी भौतिक कारकों पर निर्भर है, भौतिक इच्छा पर निर्भर है। भौतिक कारक क्या है? यही सब ना है, नदी, जल, नदी का जो जल है, या फिर जो हम कह रहे हैं कि फल है, सब्जी है, खाने का व्यवस्था है, ये सारा चीज़ है। मेन तो वही होता है ना, वहाँ पर अच्छे अच्छे लकड़ी हैं जिससे हम घर अच्छा बना सकते हैं, ये सारा तरीका था। तो इनका कहना ये है, ठीक है। तो इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है, कई सारे विद्वान ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं। इस हिसाब से 20वीं शताब्दी के आसपास, इस हिसाब से लगभग पूरा भूगोल का विचारधारा जो है 2 गुटों में बट गया, 2 गुटों में विभाजित हो गया, 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक को कहते हैं संभावनावाद, एक को क्या करें? संभावनावाद, यानी पॉसिबलिज्म। और एक को कहते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद, इसको कहते हैं नियतिवाद, यहां कह देते हैं नियतिवाद, डिटरमिनिज्म।
या निश्चयवाद भी उसको कह सकते हैं। अब देखिए ये दो विचारधारा क्या है, इस विचारधारा को अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये संभावनावाद, संभावना तो आप समझ रहे हैं, वाद का मतलब जनरली विचार से है। वाद का मतलब क्या होता है, विचार। चाहे आप राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति विचार, वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो अलग मैटर है, लेकिन जिसके प्रति विचार हम दे रहे हैं, जिसके प्रति सोच रहे हैं, वो जनरली वाद होता है। विचार वाद ऐसे है, ठीक है। तो वाद का मतलब जनरली यहाँ विचार से मतलब है। तो संभावनावाद ऐसा विचार जो संभावना पर काम करता हो, ऐसा विचार जो संभावना पर काम करता हो, ऐसा विचार जो नियति पर काम करता हो, जो नेचर पर काम करता हो, जो ये मान ले कि नहीं जो नेचर कह रहा है वही सही है, ये नियतिवाद है, ये संभावनावाद है। संभावना है तो हम उसको बदलेंगे, हम उसका उपयोग करेंगे। इसके अंदर ये कहा जाता है पॉसिबलिज्म के अंदर कि जो भी चीज़ें हैं पृथ्वी के ऊपर, जो भी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, यदि संभावना है कि हम उस पहाड़ पर से लोहा को निकाल लें, इस पहाड़ पर से लोहा को निकाल कर हम अपना एक उपयोग का वस्तु बना लें, तो हम वो कर सकते हैं, हम वो कर लेंगे। ये संभावनावाद होता है, ठीक है। एक पहाड़ है, इस पहाड़ से हम क्या करेंगे कि हम लोहा को निकाल लेंगे, या फिर मैग्नीज को निकाल लेंगे, या एल्युमिनियम का पहाड़ है तो एल्युमिनियम निकाल लेंगे, सिलिका का है तो सिलिका निकाल लेंगे। और ये निकालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने जो संभावना था उसका उपयोग कर लिया, अपनी इच्छा को पूर्ति कर लिया। तो ये संभावनावाद का मतलब हुआ, ठीक है। इसमें एक मतलब इसमें दो प्रमुख वैज्ञानिक हुए या फिर भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, जिसमें एक का नाम है विडाल डी ला, गजब नाम है इनका, विडाल डी ला ब्लास, इनका ये पूरा नाम है विडाल डी ला ब्लास। ये ब्लास साहब ये प्रमुख व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम है लूसियन फ्रेबे, लूसियन फ्रेबे। अब इनका भी एक नाम है। तो ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए इसके अंदर। देखिए विडाल डी ला ब्लास साहब का एक बेहतरीन बुक हुआ, एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है, जिसे देखिए इन्होंने एक बुक का रचना किया, उसमें इन्होंने बताया, पहले आपको बुक का नाम बताते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ये इनका बुक का नाम है, यानी मानव भूगोल का सिद्धांत, ऐसा इसको हिंदी में कह सकते हैं। इनका ये बुक का नाम है। इसमें इन्होंने बताया कि समाज का वृद्धि, पूरे समाज का विकास, हम ये कह सकते हैं कि वो निर्भर है सामाजिक या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण पर। सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण पर समाज का वृद्धि मतलब होना तय है। यानी सांस्कृतिक पर्यावरण जैसा होगा उस तरीके से समाज का विकास होगा, उसका ग्रोथ होगा। ये विडाल डी ला ब्लास साहब कहते हैं। अब ये सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसको यदि हम समझ लें तो हम ये समझ पाएंगे कि समाज का ग्रोथ कैसे हो सकता है, किस मामले में ज़्यादा ग्रोथ होगा, किस मामले में कम ग्रोथ होगा। तो इसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी यदि हम घुसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सब में एक बैलेंस बना कर रखना है। आप बस धैर्य बना करके पढ़ते रहिए, क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, यदि हम आपको एक ब्रीफ मतलब थोड़ा सा आपको बता दें तो देखिए जनरली हमारे रहन सहन, हमारे माहौल की बात करता है। ये उस तरीके का इन्वायरमेंट का बात करता है, हम किस माहौल में रह रहे हैं, हमारे यहाँ कौन सा कल्चर चल रहा है, कौन सा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सारी चीज़ इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो जनरली हम इसको समझेंगे बाद में। वैसे आप इतना समझिए कि सांस्कृतिक पर्यावरण जो है ये महत्व रखता है कि उस समाज का ग्रोथ कैसा होगा।
ये विडाल डिला ब्लास साहब का जो है ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, इनका ये प्रसिद्ध रचना है। अब यदि हम नियतिवाद की बात करें, ठीक है, डिटर्मिनिज्म की बात करें, तो इसमें ये बताया जाता है कि देखिए मानव अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, सारा चीज प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होता है। प्रकृति जो चाहेगा, नियति जो चाहेगा वही होगा। मानव अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इनका कहना ये है, सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कुछ मामला में तो बदलाव कर ही सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। ये नियति के भरोसे हैं, यानी ये कहते हैं कि नियति ही सब कुछ है। मानव है, मानव अपना उपयोग कर रहा है, नियति के संसाधनों को या प्रकृति द्वारा जो दिए गए संसाधन है पृथ्वी के ऊपर उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर सकता जितना मानव का इच्छा है। वो नियति से कंट्रोल किया जाता है, यानी प्रकृति से कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ आप कीजिएगा तो आप विनाश की ओर आगे बढ़ जाइएगा और भी तेज गति से। वैसे तो सारा आदमी या फिर जीवन, हम यदि ये कहें कि पृथ्वी पर, पृथ्वी छोड़िए, इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड छोड़िए, पूरे जो खाली स्थान है, जो स्पेस है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तु आपको दिख रहे हैं, जो भी जीव जंतु वस्तु जो भी चीज़ें दिख रहे हैं, वो सारा अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये नेचर का नियम है। ब्रह्मांड भी एक बार खत्म होगा, कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। सन भी खत्म हो जाएगा, पृथ्वी भी खत्म होगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारे पास जितने भी संसाधन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो बोर्ड है ये भी खत्म होगा, ये जो मार्कर है ये भी खत्म। हर चीज अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। ये नेचर का नियम है, नेचर यही कहता है। तो ये नियतिवाद में ये बताया जा रहा है कि मानव अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें भी एक मतलब महत्वपूर्ण यानी प्रमुख विचारक का नाम आपको हम बता दें। इनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल साहब। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि मानव के ऊपर कैसे, मतलब जनरली देखिए हिप्पोक्रेटस साहब जो बताया ना पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है मानव के ऊपर, वही चीज़ इसमें भी बताया गया है और ये नियतिवाद से रिलेट होता है, इसलिए इन्होंने बताया। अब इनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी एक नियतिवाद को ही मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से बताने वाले एक और साहब हुए जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर साहब। इन्होंने नव नियतिवाद का सिद्धांत दिया। देखिए दूसरे पेज में ले लेते हैं, नव नियतिवाद। का प्रतिपादन किसने किया? तो इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर साहब नव नियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म का ये प्रतिपादन किए हैं, सिद्धांत दिए हैं। यानी जो पहले वाला जो नियतिवाद था उसमें कुछ संशोधन किए और मॉडर्न में यानी आधुनिक में क्या किए कि एक नया नियतिवाद का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिए हैं। इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर साहब। ठीक है, इन्होंने बताया कि देखो नियतिवाद ठीक है, कह रहा है मानव सब कुछ नहीं कर सकता, वो नियति के कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया कि देखो ऐसा तो हो ही सकता है ना, हम जिस पहाड़ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें यदि मतलब यदि लोहा का पहाड़ है या फिर किसी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का पहाड़ है, ठीक है, यहाँ यूरेनियम है, यहाँ प्लूटोनियम है, तो जो भी चीज़ें हैं हम उसका उपयोग तो कर ही सकते हैं ना अपने जीवन के लिए। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो सुधार कर ही सकते हैं ना। तो ये तो नव नियतिवाद में इन्होंने बताया वही चीज़
लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बताया, इसलिए अब इनका नाम आ गया है कि ये ग्रिफिथ टेलर साहब नवनियतिवाद का सिद्धांत दे दिए। तो ये सारा चीज़ आपको देखिए, ये सारा चीज़ आपको पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से भूगोल का अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग समय में अलग अलग विचार दिया गया, अलग अलग तरीके से इसका विकास हुआ है। ये तो क्लियर हो गया। इसमें यदि हम ये बात कहें कि इसमें जो है भूगोल के अंदर राजनीतिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और यदि हम ये कहें तो सामाजिक तरीके से भी भूगोल को देखा जाने लगा, यानी भूगोल के अंदर इन सारी चीज़ों को भी समझा जाने लगा है। यदि हम आपको एक ग्राफ के हिसाब से मतलब एक डायग्राम के हिसाब से बताएं, चार्ट के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल को यदि हम डिवाइड करें किस तरीके से, तो देखिए, एक हम कह सकते हैं कि ये भौतिक भूगोल, एक क्या हो सकता है भौतिक भूगोल, जिसमें फिजिकल तरीके से हम जो भी चीज़ें सोचते हैं या फिर बात करते हैं, या फिर देखिए कोई भी विज्ञान, जैसे मिट्टी के बारे में जान रहे हैं, जलवायु के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, यानी फिजिकल चीज़ें, मृदा विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना, ये सारा चीज़ भौतिक विज्ञान के अंदर आएगा, ठीक है। पहाड़ों के बारे में जानना, पर्वतों के बारे में जानना, ये सारा चीज़ किस में आएगा भौतिक विज्ञान के अंदर। फिर एक और हम बना सकते हैं जिसको कहते हैं कि मानव विज्ञान, मानव भूगोल, ठीक है, मानव खुद एक भूगोल है। ये कैसे, तो देखिए ये जनरली कई सारे चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मानव सामाजिक तरीके से, यानी सामाजिक मानव भूगोल क्या होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण इसमें समझेंगे, इसमें जनसंख्या की बात करेंगे, ग्रामीण जनसंख्या में, शहरी जनसंख्या में किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसा वहाँ का जलवायु है, कैसे लोग जलवायु को चेंजिंग कर रहे हैं, शहर में कैसे चेंजिंग हो रहा है या फिर गाँव में कैसे चेंजिंग होता है, ये भूगोल पर तो असर कर ही रहा है ना। राजनीतिक तरीके से कैसे असर हम कर रहे हैं भूगोल को, कैसे आर्थिक तरीके से हम अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के चक्कर में कैसे हम उसका दोहन कर रहे हैं, भूगोल में जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर, प्रकृति में जो भी चीज़ें, जो भी संसाधन है उसका दोहन कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको हम नए तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हम ये तो कह सकते हैं ना कि मानव भूगोल एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, मानव भूगोल एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या दिए गए हैं, सिद्धांत क्या क्या काम करते हैं, विचारधारा क्या क्या है, विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या क्या दिया गया है। एक पार्ट और भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर नियम क्या क्या हैं, किस चीज़ को कैसे समझना है, कौन से नियम लगाने हैं, कौन से विधि का उपयोग करना है, किस यंत्र का उपयोग करना है, ये विधि के हिसाब से, यानी टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं हम, तकनीक के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ तो हम कर ही सकते हैं ना। जैसे भूकंप के अंदर हम पी वेव पी वेव, एस वेव और एल वेव का जो तरंग होते हैं, भूकंपीय तरंग जिसको कहते हैं, उसके बारे में जानकारी तो जनरली यही सब देगा ना, जो यानी विधि या तकनीक के रूप में, नियम के अनुसार। जैसे लोकेशन हम अपना देख लेते हैं, मैप चलाते हैं, गूगल मैप खोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लोकेशन हमको दिखता है, ये शहर हमको जाना है, तो उसका डायरेक्शन बना देता है। वो किस चीज़ से, जीपीएस के द्वारा ही बना रहा है ना। तो वो कैसे हो रहा है, वो तकनीक क्या है, उन सब चीज़ों को बारे में समझना, ये एक डायनेमिक तरीके से हो सकता है ना भूगोल। तो इसमें आप एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री का भी पार्ट आता है, साइंस का भी पार्ट आ रहा है, ठीक है। ये जनरली विधि तकनीक साइंस का ही, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। तो हिस्ट्री, साइंस, सामाजिक यानी सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, सिद्धांत, विचारधारा, फिलोसफी की बात हो रही है, फिर या फिर हम सांस्कृतिक, राजनीतिक यानी पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज़ का यहाँ पर बात हो रहा है। यानी जियोग्राफी यानी भूगोल एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है, एक ऐसा व्यापक विषय है जो हर सब्जेक्ट का कोर माना जाता है, हर सब्जेक्ट का जन्मदाता माना जाता है ये,
ठीक है। तो भूगोल एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। वैसे आपका हर एग्ज़ाम में भूगोल से तो क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे 10 का एग्ज़ाम हो, 12 का एग्ज़ाम हो, या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, या किसी कंपटीशन का, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इससे कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। जनसंख्या की बात होगी, उससे जो क्वेश्चन बनेगा उससे भूगोल का कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो ये एक डायनेमिक विषय है, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो पढ़ना ही चाहिए। यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे ही बस किसी जॉब में तैयारी करें, आपको किसी एग्ज़ाम को नहीं देना, फिर भी आपको आसपास के तरीके को, आसपास के जो भी नज़ारे हैं उसको समझने के लिए, अपने पृथ्वी को समझने के लिए, अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में रख कर समझने के लिए आपको भूगोल को जानना बहुत ही बेहतर ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और एक तो ज्ञान आपके पास होगा, इससे बड़ा क्या बोल सकते हैं हम। ज्ञान जीवन में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, ज्ञान सीखना बंद नहीं कीजिए, इससे आपका जीवन जो है ना अच्छा गुजरेगा। जिस दिन सीखना बंद कर दिए उस दिन आपको जीवन क्लिष्ट लगने लगेगा, कठिन लगने लगेगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि आप चाहे कितने भी एज के हो जाएं, आपको ज्ञान सीखना बंद नहीं करना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, इतिहास हो, या फिर सामाजिक हो, जो भी चीज़ें हैं आप सीखिए, मेहनत कीजिए। जीवन में क्या है, जीवन एक ही मिला है, हर चीज़ के बारे में जानिए, कुछ तो मिलेगा। जिंदा दिल रहिए, जीना भी है, सीखना भी है। और जिस दिन सीखना बंद कीजिएगा आपका जीवन बहुत ही बोरिंग नज़र आने लगेगा, रोज़ एक ही काम, रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या उसको कहते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, वैसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे।